जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। साथियों नमस्कार। आज का विषय है श्रमिक पर भगत सिंह के विचार। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे अंग्रेजी हुकूमत के ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर और 2020 के श्रम सुधार बिल पर। अंग्रेजी हुकूमत सन 1929 में औद्योगिक विवाद बिल लेके आई। इस बिल में मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हड़ताल तो मजदूरों की ताकत होती है, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एकजुटता होती है। हड़ताल करने पे ये सजाएं क्यों, जुर्माना क्यों? अंग्रेज जब बिल ला रहे थे तब भगत सिंह और उनके साथियों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कीर्ति में एक लेख लिखा। बहुत स्पष्ट लिखते हैं वो, हमारे पूंजीपति और अंग्रेजों के लाभ हानि साझे होते जा रहे हैं। मजदूरों को जल्द समझ जाना चाहिए, यह उनके ही आंदोलनों को दबाने के यत्न हो रहे हैं। असेंबली के पूंजीपति सदस्य तुरंत ही यह कानून स्वीकृत कर देंगे। उन्हीं के लिए तो सरकार ने कानून बनाया है। मजदूरों के साथ सहानुभूति रखने वाले सज्जनों को इस अवैध तथा दमनकारी कानून के विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए। भगत सिंह और उनके साथियों ने उन काले कानूनों के विरोध में असेंबली हॉल, जहां वह बिल पास होना था, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाले बम का धमाका किया और पर्चे फेंके। उन पर्चों में लिखा था, राष्ट्रीय दमन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व की गंभीरता को महसूस कर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है। इसका प्रायोजन है कानून का यह अपमानजनक प्रश्न समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करे, परंतु उसकी वैधानिकता की नकाब फाड़ देना आवश्यक है। मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के बाद अपनी गिरफ्तारी दी। सेशन कोर्ट में उनका बयान स्पष्ट बताता है कि उनका उद्देश्य क्या था। वह अपने बयान में कहते हैं, हमारा उद्देश्य केवल उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद करना था जिसके हर काम में उसकी अयोग्यता ही नहीं वरन अपकार करने की उसी असीम क्षमता भी प्रकट होती है। अंग्रेजी हुकूमत ऐसी संस्था है जो भारत के बेबस मेहनतकशों की दास्ता तथा शोषकों की गला घोटू शक्ति की अहितखारी यादगार है। वह कानून जिसे हम बर्बर एवं अमानवीय समझते हैं, देश के प्रतिनिधियों के सर पर पटक दिया गया है और इस प्रकार करोड़ों संघर्षरत भूखे मजदूरों को प्राथमिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया और उनके हाथों से उनकी आर्थिक मुक्ति का एकमात्र हथियार भी छीन लिया गया। सबसे बड़ी शोषक स्वयं सरकार है। मजदूरों की कुर्बानियों को देखकर जिस किसी का दिल रोता है, वह अपनी आत्मा की चीत्कार की उपेक्षा नहीं कर सकता। क्या भगत सिंह उन करोड़ों मजदूरों की आवाज बन गए थे? उनके बयान से पता चलता है। वे कहते हैं, हमने बम फेंके थे, हमने वह काम मजदूरों की तरफ से प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए किया था। उन असहाय मजदूरों के पास मर्मांतक कलेशों को व्यक्त करने का और कोई साधन भी तो नहीं था। हमारा एकमात्र उद्देश्य बहरों को सुनाना और उन पीड़ितों की मांग पर ध्यान न देने वाली सरकार को समय रहते चेतावनी देना था। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। यह भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पथल की ओर ले जा रहा है। भगत सिंह और उनके साथियों का बम फेंकना, अपनी गिरफ्तारी देना और ऐतिहासिक बयान देना क्या दर्शाता था? क्या वो चेतना पैदा करना चाहते थे? उन करोड़ों मजदूरों की आवाज बनकर एक अलख जगाना चाहते थे? हाई कोर्ट में दिया गया उनका यह बयान काफी ऐतिहासिक है और सब कुछ स्पष्ट करता है। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। हमारे इंकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना। 91 साल पहले भगत सिंह
उन गरीब मजदूरों की आवाज बने उस दमनकारी कानून के खिलाफ। आज 2020 है, कोरोना काल है। वह समय कि अप्रैल माह में ही 12 करोड़ से ऊपर नौकरियां चली गईं और 75% नौकरियां तो उन गरीब मजदूरों और छोटे छोटे व्यवसायियों की थी। ऐसा समय जब पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है, ऐसे समय में श्रम सुधार बिल 2020 लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। बड़ा स्पष्ट लिखा है इस बिल में, किसी भी इकाई का मजदूर 14 दिन के नोटिस के बिना हड़ताल पर नहीं जा सकता और ना ही ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की सुनवाई के दौरान हड़ताल पर जा सकता है। अगर इस प्रक्रिया को समझें, पहले मजदूरों को 14 दिन का नोटिस देना है और उस नोटिस की वैधता 60 दिन है। नोटिस पहले कॉन्सिलेशन ऑफिस जाएगा 5 दिन के अंदर, फिर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स चालू होंगी और इस दौरान मजदूर हड़ताल पे नहीं जा सकता। अगर कॉन्सिलेशन असफल होता है तो यह चीज ट्रिब्यूनल पे जाएगी। इस दौरान मजदूर हड़ताल पे नहीं जा सकता और यह समय 60 दिन की वैलिडिटी नोटिस से भी आगे बढ़ सकता है। इस तो मोटा मोटा इस कानून में आपको हड़ताल का अधिकार है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बना दी जाएंगी कि आप हड़ताल कर ही नहीं सकते। क्या आज 91 साल बाद फिर से मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है कि अब मजदूरों को अपनी हड़ताल की तारीख का इंतजार करना पड़ेगा? कानून के अगले बिंदु में 100 इकाइयों पर जो चीजें लागू होती थी, छटनी, कामबंदी, मजदूरों के काम करने की शर्तें, वह अब सीमा 300 से अधिक मजदूरों वाली इकाइयों पर लागू कर दी गई है। तात्पर्य यह है, 300 से नीचे मजदूर जिस भी इकाई में है वो कभी भी उनको निकाल सकता है, कुछ भी काम की शर्तें रख सकता है, सरकार का कुछ लेना देना नहीं रहेगा। क्या ये श्रम सुधार बिल 2020 है? इसमें श्रमिकों का क्या सुधार होता है? सोचने वाली बात है। इस डेटा को देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं 2017-18 के। इसमें साफ तौर पे आप जोड़ सकते हैं करीब 40 लाख मजदूर प्रभावित होंगे। 100 से ऊपर मजदूरों वाली इकाइयां करीब करीब 28,000 हैं और इनमें मजदूरों की संख्या करीब करीब 40 लाख। अब इन मजदूरों को कभी भी काम से निकाला जा सकता है, कोई भी शर्तें लागू की जा सकती हैं, सरकार का कोई दखल नहीं होगा। वाह रे श्रम सुधार बिल! उद्योगों के करीब 32% मजदूर इस कानून से प्रभावित होंगे। इस कोरोना काल में यही काफी नहीं था, राज्य भी पीछे नहीं रहे इसमें। गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, क्या ये राज्य सरकारें भी 1929 के काले कानूनों की याद दिला रही हैं? इन राज्य सरकारों ने अधिकांश लेबर लॉज एक्ट कॉरपोरेट्स को मुक्त कर दिया है, काम करने के घंटे बढ़ा दिए हैं। पहले जो 8 घंटे थे अब वो 12 घंटे हो सकते हैं, 48 घंटे वीकली 72 घंटे तक खींचे जा सकते हैं। कितने लोगों का खून इस कानून को पास कराने में लगा था कई वर्षों पहले। हमें याद करना पड़ेगा इरविन काल को, सन 1929 को उत्तर प्रदेश ने तो हद ही कर दी। उत्तर प्रदेश ने 38 लेबर लॉज में से 35 को खत्म कर दिया 3 साल के लिए। मिनिमम वेजेस, यूनियनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, पेंशन, ये सब अब लागू नहीं होगा। तो क्यों ना याद करें हम इरविन युग को? एक बार फिर से समझते हैं इरविन युग के बिल को और आज की सरकार के श्रम सुधार बिल को। उस समय वाइसराय थे इरविन और आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इरविन युग में हड़ताल का अधिकार मजदूरों को नहीं दिया गया, हड़ताल करने पर जुर्माना और कैद थी, और आज हड़ताल हो ही नहीं पाएगी। मजदूरों को रखो, निकालो, कोई शर्तें नहीं। 300 मजदूरों वाली इकाइयों तक काम करने के घंटे बढ़ाओ, उनकी दशा दयनीय कर दो। इरविन युग के कानून को भगत सिंह कहते थे ये पूंजीपति और सरकार के लाभ हानि साझे हैं। पूंजीपतियों के लिए ही सरकार ने तो कानून बनाया है, बर्बर एवं अमानवीय कानून है। क्या 2020 में भी पूंजीपति और सरकार के लाभ हानि साझे हैं? क्या पूंजीपतियों के लिए ही सरकार ने कानून बनाया है? बेबस मेहनतकशों की दास्ता श्रम सुधार बिल है?
क्या समाजवादियों, लेखकों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां जिसे हम लगातार देख रहे हैं, क्या इसका प्रतीक है? क्या मजदूरों को फिर से नहीं समझ जाना चाहिए? क्या दमनकारी कानून के विरुद्ध में फिर से नहीं आवाज उठानी चाहिए? सन 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों ने अपना उत्तरदायित्व समझा और शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद किया। बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने इंकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करने से कहा। भगत सिंह और उनके साथियों ने तो अपना उत्तरदायित्व निभाया। आज ये उत्तरदायित्व कौन निभाएगा? क्या मजदूर संगठन आगे आएंगे? क्या वे पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करने का प्रयास करेंगे और इन करोड़ों मजदूर की आवाज बनकर उन्हें इस काले कानून से मुक्ति दिलाएंगे? मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संगठन, भले वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हों, क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? वह सज्जन जो मजदूरों से जरा भी सहानुभूति रखते हैं, उन्हें भी क्या सामने नहीं आना चाहिए और इन गरीब मजदूरों की आवाज बनके उन्हें दमनकारी कानून से मुक्ति नहीं दिलानी चाहिए? अंत में हमने कुछ आंकड़े आखिरी में नत्थी कर रखे हैं। धन्यवाद।